यूपी पीसीएस जीएस पेपर फर्स्ट का 6 क्वेश्चन के आगे 7th क्वेश्चन से, जो हमारा पेपर फर्स्ट है जीएस का ना, मेंस के लिए 2024 वाला, जो 25 में हुआ था जून को। ठीक है, 7th क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में स्मार्ट शहर शहरी गरीबी और विवरणात्मक न्याय के मुद्दे को कैसे संबोधित करता है। स्मार्ट शहर और शहरी गरीबी और विवरणात्मक न्याय। विवरणात्मक न्याय का अर्थ है समाज के सभी वर्गों, विशेषकर वंचितों के बीच संसाधनों और लाभों का न्याय संगत वितरण। नंबर 1, शहरी गरीबी का समाधान। एड्रेसिंग अर्बन पॉवर्टी। स्मार्ट सिटी मिशन गरीबी के बहुआयामी पहलुओं को लक्षित करता है। किफ़ायती आवास, अफोर्डेबल हाउसिंग। स्मार्ट सिटी मिशन को प्रधानमंत्री आवास योजना PMAYU के साथ एकीकृत किया गया है। झुग्गी झोपड़ी पुनर्विकास के माध्यम से गरीबों को पक्के मकान और बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। आजीविका के अवसर। स्मार्ट रोड परियोजना और वेडिंग जोन के विकास से रेहड़ी पटरी वालों, स्ट्रीट वेंडर को औपचारिक स्थान और सुरक्षा मिली है। कौशल विकास। कई स्मार्ट शहरों में कौशल केंद्र स्थापित किए गए हैं जो शहरी युवाओं को डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए तैयार कर रहे हैं। विवरणात्मक न्याय के प्रमुख स्तंभ। यह स्मार्ट शहर संस्थानों के समान वितरण को निम्नलिखित माध्यम से सुनिश्चित करते हैं। बुनियादी सेवाओं तक समान पहुंच। स्मार्ट वाटर मीटरिंग और स्मार्ट ग्रिड यह सुनिश्चित करते हैं कि पानी और बिजली जैसी अनिवार्य सेवाओं का वितरण पारदर्शी हो और अंतिम व्यक्ति लास्ट माइल तक पहुंचे। सस्ती गतिशीलता। अफोर्डेबल मोबिलिटी। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ICCC के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन जैसे इलेक्ट्रॉनिक बसें को अधिक कुशल और सस्ता बनाया गया है, जिससे गरीब वर्ग की आवाजाही की लागत कम हुई है। डिजिटल समावेशन। झुग्गी क्षेत्रों में फ्री वाईफाई हॉटस्पॉट और स्मार्ट कियोस्क के माध्यम से सूचना और सरकारी सेवाओं गवर्नेंस तक गरीबों की पहुंच सुनिश्चित की गई है। सामाजिक अवसंरचना और न्याय। स्वास्थ्य और शिक्षा। सरकारी स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों PHCs का आधुनिकीकरण स्मार्ट सिटी के एरिया बेस्ड डेवलपमेंट का हिस्सा है। इससे उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं गरीबों के लिए सस्ती हो गई हैं। सुरक्षित सार्वजनिक स्थान। उन्नत स्ट्रीट लाइटिंग और CCTV निगरानी ने शहर, पार्कों और सड़कों को महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षित बनाया है, जो सामाजिक न्याय का एक अनिवार्य हिस्सा है। चुनौतियां और आलोचनात्मक विश्लेषण। हालांकि मिशन के उद्देश्य महान है, लेकिन कुछ चुनौतियां भी मौजूद हैं। एरिया बेस्ड डेवलपमेंट बनाम पेन सिटी। अधिकांश निवेश शहर के छोटे से हिस्से ABD पर केंद्रित होते हैं, जिससे शहर के भीतर डिजिटल डिवाइस और असमानता बढ़ने का खतरा रहता है। विस्थापन की समस्या। आधुनिकीकरण के नाम पर कई बार अनौपचारिक बस्तियों को उजाड़ दिया जाता है, जो विवरणात्मक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध है। पक्ष और प्रभाव। सकारात्मक। बेहतर डेटा प्रबंधन से लक्षित लाभार्थियों तक लाभ पहुंच आसान हुआ है। चिंता। प्रौद्योगिकी पर अत्यधिक निर्भरता से तकनीकी रूप से अक्षम गरीब वर्ग पीछे छूट सकता है। निष्कर्ष। भारत में स्मार्ट शहर मिशन का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि वह स्मार्ट तकनीकों को सहानुभूति एम्पैथी के साथ कैसे जोड़ता है। विवरणात्मक न्याय तभी संभव है जब शहर की योजना तकनीकी केंद्रित होने की बजाय मानव केंद्रित हो। उत्तर प्रदेश के वाराणसी, लखनऊ और आगरा जैसे शहरों के मॉडल दिखते हैं, वैसे विरासत और आधुनिक न्याय को साथ लाया जा सकता है। क्या भारत में सिविल सेवा लोकाचार, व्यावसायिकता और राष्ट्रवादी चेतना के संयोजन का प्रतीक है? स्पष्ट कीजिए। भारतीय सिविल सेवा, जिसे सरदार पटेल ने स्टील फ्रेम कहा था, वास्तव में लोकाचार, इथोस, व्यावसायिकता, प्रोफेशनलिज्म और राष्ट्रवादी चेतना, नेशनल कॉन्शियसनेस के अनूठे संगम पर टिकी है। सिविल सेवा, लोकाचार, व्यावसायिकता और राष्ट्रवाद का त्रिकोण। भारतीय संदर्भ में सिविल सेवा एक कैरियर नहीं है, बल्कि यह देश के संवैधानिक मूल्यों को धरातल पर उतारने का एक माध्यम है। लोकाचार, इथोस, सेवा का नैतिक आधार। सिविल सेवा का लोकाचार उन मूल्यों से निर्मित है जो अधिकारी को लोक सेवक बनाते हैं। संवैधानिक नैतिकता। एक सिविल सेवक का प्राथमिक लोकाचार संविधान के प्रति निष्ठा, समानता, न्याय और स्वतंत्रता है। निष्पक्षता और तटस्थता, बिना किसी राजनीतिक झुकाव के निर्णय लेना इसका मूल मंत्र है। सहानुभूति, एम्पैथी, अंत्योदय की भावना के साथ समाज के सबसे कमजोर वर्ग की सेवा करना इसके लोकाचार का हिस्सा है। व्यावसायिकता, प्रोफेशनलिज्म, कार्यकुशलता और विशेषज्ञता। आधुनिक समय में व्यावसायिकता का अर्थ केवल नियम पालन नहीं, बल्कि परिणाम देना है। दक्षता, एफिशिएंसी, कम संसाधनों में सर्वोत्तम आउटपुट देना। तकनीकी कौशल, मिशन कर्मयोगी जैसी पहलें अधिकारियों को अनियमित अधिकारित से भूमिका आधारित रूल टू रूल
कार्य प्रणाली की ओर ले जा रही हैं। जवाबदेही। व्यावसायिकता का अर्थ है अपने कार्यों के लिए जनता और प्रशासन के प्रति उत्तरदायित्व होना। राष्ट्रवादी चेतना, राष्ट्र प्रथम की भावना। भारतीय सिविल सेवा में राष्ट्रवादी का अर्थ संकीर्ण नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण से जुड़ा है। अखंडता का सूत्र। अखिल भारतीय सेवाएं आईएएस आईपीएस पूरे देश को एक प्रशासनिक सूत्र में पिरोती हैं जो संघीय ढांचे को मजबूती प्रदान करती हैं। समावेशी विकास। राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए ऐसी नीतियां लागू करना जो क्षेत्रीय असमानता को कम करे। संकट प्रबंधन। महामारी कोविड-19 हो या आपदा प्रबंधन, सिविल सेवकों को त्वरित प्रक्रिया उनकी राष्ट्रवादी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। तीनों तत्वों का संयोजन एक मूल्यांकन। इन तीनों का संयोजन एक आदर्श लोक सेवक का निर्माण करता है। लोकाचार उसे क्या करना चाहिए नैतिक बताता है। व्यावसायिकता उसे कैसे करना है कौशल सिखाती है। राष्ट्रवादी चेतना उसके किसके लिए करना है देश और समाज का उद्देश्य देती है। वर्तमान चुनौतियां और सुधार। राजनीतिक बदलाव लोकाचार को प्रभावित करता है। यथास्थितिवाद व्यावसायिकता में बाधक है। भ्रष्टाचार राष्ट्रवादी चेतना को कमजोर करता है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार डिजिटल गवर्नेंस और पार्श्व प्रवेश लेटरल एंट्री जैसे सुधार के माध्यम से व्यावसायिकता को अधिक सुदृढ़ कर रही है। निष्कर्ष। अतः भारत में सिविल सेवा का वर्तमान स्वरूप प्रशासनिक अखंडता और तकनीकी सक्षमता का मिश्रण है। जैसे कि तृतीय प्रशासनिक सुधार आयोग सेकंड एआरसी ने भी कहा है कि एक लोक सेवक की आत्मा उसका लोकाचार है, उसका मस्तिष्क उसकी व्यावसायिकता है और उसका हृदय उसकी राष्ट्रवादी चेतना है। यही संगम भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। आपको क्या लगता है कि वैश्वीकरण का परिणाम केवल आक्रामक उपभोक्ता संस्कृति की है? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। नंबर 1, आक्रामक उपभोक्ता संस्कृति का पक्ष। नकारात्मक प्रभाव। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वैश्वीकरण ने उपभोग ही सुख है की भावना को बढ़ावा दिया है। मैकडॉनल्ड्स वैश्विक ब्रांड के प्रसार ने स्थानीय खानपान और आदतों को बदल दिया है। लोग जरूरतों के लिए नहीं बल्कि स्टेटस के लिए चीजें खरीदते हैं। दिखावे की संस्कृति। कॉन्स्पियस कंजप्शन। विज्ञापनों और सोशल मीडिया के प्रभाव से युवाओं में ब्रांड चेतना और अनावश्यक खरीदारी की होड़ बढ़ी है। अपशिष्ट संस्कृति। यूज एंड थ्रो कल्चर। इसके कारण पर्यावरण पर दबाव बढ़ा है और पारंपरिक किफायती जीवन शैली पीछे छूट गई है। केवल उपभोक्तावाद ही नहीं, अन्य सकारात्मक आयाम। वैश्वीकरण ने उपभोक्तावाद के समांतर कई अन्य सकारात्मक बदलाव भी किए हैं। सांस्कृतिक संकरण। कल्चरल हाइब्रिडाइजेशन। यह केवल पश्चिमी संस्कृति का थोपा जाना नहीं है बल्कि संस्कृतियों का मिलन है। उदाहरण के लिए योग और आयुर्वेद का वैश्विक स्तर पर स्वीकार होना। इसे हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। जैसे मैकडॉनल्ड भारत में आलू टिक्की बर्गर बेचना। ग्लोबलाइजेशन। सामाजिक जागरूकता और न्याय। वैश्वीकरण के कारण मानव अधिकार, लैंगिक समानता और पर्यावरण संरक्षण जैसे वैश्विक विचार स्थानीय स्तर पर मजबूत हुए हैं। #मीटू और क्लाइमेट स्ट्राइक जैसे आंदोलन इसके उदाहरण हैं। ज्ञान का लोकतांत्रिकरण। इंटरनेट और डिजिटल क्रांति ने शिक्षा और सूचना तक सभी की पहुंच आसान कर दी है। अब एक ग्रामीण छात्र भी वैश्विक विद्यालयों के संसाधनों का उपयोग कर सकता है। भारतीय संदर्भ में विश्लेषण। भारत जैसे देश में वैश्वीकरण ने विविधता को भी बदल दिया है। स्थानीय उद्योगों का वैश्विक होना। भारत के हस्तशिल्प, खादी और पारंपरिक चिकित्सा आयुष को वैश्विक बाजार मिला है। महिला सशक्तिकरण। सेवा क्षेत्र, आईटी, बीपीओ में रोजगार के अवसर ने महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाया है जिससे परिवार के भीतर उनकी निर्णय लेने की शक्ति बढ़ी है। निष्कर्ष। वैश्वीकरण का परिणाम केवल आक्रामक उपभोक्ता संस्कृति नहीं है बल्कि यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है। इसने जहां एक ओर उपभोग की भूख बढ़ाई है वहीं दूसरी ओर वसुधैव कुटुंबकम, विश्व एक परिवार है की भावना को भी सार्थक किया है। क्वेश्चन 10 है, महात्मा ज्योतिराव फूले के समाज सुधारक प्रयासों और लेखन ने समाज के लगभग सभी उपेक्षित तबकों की समस्या को छुआ है। चर्चा कीजिए। महात्मा ज्योतिराव फूले उपेक्षित तबकों के मसीहा। फूले का दृष्टिकोण असमान और मानवीय गरिमा पर आधारित था। उनके प्रयासों ने मुख्य रूप से 4 उपेक्षित वर्गों को प्रभावित किया है। नंबर 1, दलितों और पिछड़े वर्गों का उत्थान। फूले ने जातिगत भेदभाव को सामाजिक बुराई के रूप में पहचाना और उसके विरुद्ध संगठित प्रयास किए। सत्यशोधक समाज 1873 इसकी स्थापना शूद्रों और अतिशूद्रों के शोषण से मुक्त कराने के उद्देश्य से की गई थी। इसका मूल मंत्र तर्क और विवेकवाद था। अस्पृश्यता का विरोध। उन्होंने अपने घर का पानी का टैंक अछूतों के लिए खोल दिया था जो उस समय के कट्टरपंथी समाज में एक साहसी चुनौती थी। महिला अधिकार और शिक्षा। फूले का मानना था कि शिक्षा ही एकमात्र अस्त्र है जिससे गुलामियों की बीड़ी काटी जा सकती है। शिक्षा
स्त्री शिक्षा, उन्होंने 1848 में पुणे में लड़कियों के लिए भारत का पहला स्कूल खोला। अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को शिक्षित कर उन्हें देश की पहली महिला शिक्षक बनाया। विधवा कल्याण, उन्होंने बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना की ताकि उन विधवाओं को संरक्षण मिल सके जिन्हें समाज त्याग देता था। उन्होंने विधवा विवाह का पुरजोर समर्थन किया। किसान और खेतिहर मजदूर, फुले केवल सामाजिक क्रांतिकारी नहीं बल्कि एक आर्थिक विचारक भी थे। किसानों का शोषण, उन्होंने साहूकारों और जमींदारों द्वारा किसानों के शोषण के विरुद्ध आवाज उठाई। सिंचाई और कृषि तकनीकी, उन्होंने सरकार से सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और किसानों को आधुनिक कृषि शिक्षा देने की मांग की। फूले का लेखन उपेक्षितों की समस्याओं का दर्पण। फूले की लेखनी उनके विचार का सबसे सशक्त माध्यम थी। उनके रचनाओं ने समाज की सड़ी गली परंपराओं पर सीधा प्रहार किया। गुलामगिरी 1873 है उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है। उन्होंने इसे उन अमेरिकियों को समर्पित किया जिन्होंने अश्वेतों की गुलामी से मुक्त करने के लिए संघर्ष किया था। उसमें उन्हें जाति व्यवस्था की तुलना गुलामी से की थी। किसान का कोड़ा, स्टेट एश्योर्ड, इस पुस्तक में उन्होंने किसानों की दयनीय स्थिति और उनके शोषण के चक्र का विस्तृत वर्णन किया है। सार्वजनिक सत्य धर्म, इसमें उन्होंने ऐसे समाज की कल्पना की है जहाँ सभी मनुष्य समान हों और किसी भी धार्मिक पाखंड के लिए कोई जगह न हो। फूले के योगदान का महत्व, समीक्षा। महिलाएं कन्या विद्यालय, सावित्रीबाई को प्रोत्साहन, स्त्री शिक्षा की नींव पड़ी। इसके प्रभाव था दलित, पिछड़े वर्ग, सत्यशोधक समाज, गुलामगिरी, आत्म सम्मान आंदोलन का सूत्रपात हुआ। किसान का कोड़ा, कुछ कृषि सुधारों की मांग तेज हुई। निष्कर्ष, महात्मा ज्योतिराव फूले के प्रयासों का ही परिणाम था कि डॉक्टर बी अम्बेडकर ने उन्हें अपना गुरु माना। उनका सत्यशोधक दृष्टि आज भी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित सामाजिक न्याय और समानता के आदर्शों को प्रेरणा देता है। उन्होंने न केवल समस्याओं को छुआ बल्कि उनके समाधान के लिए शिक्षा और संगठन का मार्ग भी प्रशस्त किया। नंबर 11 है राजतंत्र, अर्थव्यवस्था, शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विषय में आजादी के प्रारंभिक काल में भारत की सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया को रेखांकित कीजिए। राजतंत्र का सुदृढ़ीकरण, कंसोलिडेशन ऑफ पॉलिटी, विभाजन की विभीषिका के बीच भारत ने एक स्थिर राजनीतिक व्यवस्था की नींव रखी। संविधान निर्माण, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर भारत एक लोकतंत्र गणराज्य बना जिसने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रदान किया। रियासतों का एकीकरण, सरदार पटेल के नेतृत्व में 560 से अधिक रियासतों का भारत संघ में विलय किया गया। भाषाई आधार पर पुनर्गठन, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के माध्यम से भाषाई आकांक्षाओं को संतुलित कर राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया गया। लोकतांत्रिक संस्थाएं, चुनाव आयोग, योजना आयोग और स्वतंत्र न्यायपालिका जैसी संस्थाओं की स्थापना ने लोकतंत्र की जड़ों को गहरा किया। अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण, इकोनॉमिक कंसोलिडेशन, औपनिवेशिक शोषण से जर्जर अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी के माध्यम से पुनर्जीवित किया गया। पंचवर्षीय योजनाएं, प्रथम योजना में कृषि और द्वितीय योजना महालनोबिस मॉडल में भारी उद्योगों पर बल दिया गया। बुनियादी ढांचा और उद्योग, भाखड़ा नागल जैसे बांध जिन्होंने नेहरू ने आधुनिक भारत के मंदिर कहा और भिलाई राउरकेला जैसे इस्पात संयंत्रों की स्थापना। भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन और जोत की सीमा सेलिंग तय कर ग्रामीण आर्थिक ढांचे में बदलाव की शुरुआत हुई। शिक्षा और विज्ञान का विकास, एजुकेशन एंड साइंस, एक आधुनिक राष्ट्र के निर्माण के लिए बौद्धिक सुदृढ़ीकरण पर ध्यान दिया गया। उच्च शिक्षा, आईआईटीज, आईआईएम्स और यूजीसी की स्थापना की गई ताकि देश को तकनीकी और प्रबंधकीय जनशक्ति मिल सके। वैज्ञानिक अनुसंधान, होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में परमाणु ऊर्जा आयोग और सीएसआईआर जैसी संस्थाओं के माध्यम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ावा दिया गया। सांस्कृतिक सुदृढ़ीकरण, साहित्य अकादमी और संगीत नाटक अकादमी के माध्यम से विविधतापूर्ण संस्कृति को संरक्षण दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशंस, शीत युद्ध के दौरान में भारत ने अपनी स्वतंत्र पहचान बनाई। गुट निरपेक्ष आंदोलन, एनएएम, भारत ने न तो अमेरिकी गुट की न ही सोवियत गुट में शामिल होकर गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई जिससे राष्ट्रीय हितों की रक्षा हुई। पंचशील सिद्धांत, 1954, चीन के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांतों को प्रतिपादित किया गया। वैश्विक नेता के रूप में उदय, भारत ने उपनिवेशवाद और रंगभेद एपार्थाइड के खिलाफ आवाज उठाकर तीसरी दुनिया के देशों का नेतृत्व किया। सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया का सारांश, क्षेत्र है राजतंत्र प्रमुख पहल है रियासतों का विलय, संविधान, उद्देश्य, अखंडता और लोकतंत्र,
अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र पीएसयू योजना और उद्देश्य आत्मनिर्भरता, शिक्षा, आईआईटी, परमाणु कार्यक्रम और इसका उद्देश्य आधुनिक मानव संसाधन और विदेशी नीति, गुटनिरपेक्षता इसका प्रमुख पहला और इसका उद्देश्य रणनीतिक स्वायत्तता। अब है निष्कर्ष। आज़ादी के शुरुआती डेढ़ दशक में भारत ने न केवल अपनी सीमाओं को सुरक्षित किया बल्कि एक ऐसी नींव रखी है जहां भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक और उभरती हुई वैश्विक शक्ति बनाया। हालांकि इस दौरान गरीबी और 1962 के युद्ध जैसी चुनौतियां भी रही, लेकिन सुदृढ़ीकरण की यह प्रक्रिया सफल रही। क्वेश्चन 12 है, समकालीन विश्व के लिए फ्रांसीसी क्रांति की निरंतर प्रासंगिकता है, स्पष्ट कीजिए। तो सन 1789 की फ्रांसीसी क्रांति केवल फ्रांस के इतिहास की एक घटना नहीं थी, बल्कि यह आधुनिक विश्व के राजनीतिक और सामाजिक ढांचे की आधारशिला थी। यूपीपीसीएस की यह जो है, इस दृष्टिकोण से समकालीन विश्व में इसकी प्रासंगिकता का विश्लेषण इस तरीके से है। फ्रांसीसी क्रांति समकालीन विश्व के लिए प्रासंगिकता। फ्रांसीसी क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, लिबर्टी, इक्विटी एंड फ्रेटर्निटी का जो नारा दिया वह आज भी वैश्विक लोकतंत्र का मूल मंत्र है। लोकतंत्र मूल्यों का सार्वभौमिकरण, स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, धर्म और विश्वास की स्वतंत्रता के विचार जो आज अधिकांश देशों के मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, इसी क्रांति की देन है। समानता, कानून के समक्ष समानता और विशेषाधिकारों जैसे सामंतवाद का अंत समकालीन न्यायपूर्ण समाज का आधार है। लोकप्रिय संप्रभुता, सत्ता का स्रोत राजा नहीं बल्कि जनता है, यह विचार आज के वैश्विक लोकतंत्र ढांचे की नींव है। मानवाधिकारों की घोषणा 1789 फ्रांसीसी क्रांति के दौरान अपनाई गई मानव एवं नागरिकों अधिकारों की घोषणा ने आधुनिक मानव अधिकारों के चार्टर को प्रेरित किया। प्रासंगिकता, संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र यूडीएचआर पर इस दस्तावेज की स्पष्ट छाप देखी जा सकती है। धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म, लेगाइज, फ्रांसीसी क्रांति ने राज्यों और चर्च धर्म को अलग करने की शुरुआत की। प्रासंगिकता, भारत जैसे बहुलवादी साम्राज्य और फ्रांस जैसे पश्चिमी लोकतंत्रों में धर्मनिरपेक्षता आज भी शासन का एक अनिवार्य हिस्सा है, जो सभी धर्मों को समान सम्मान और राज्य से दूरी सुनिश्चित करता है। राष्ट्रवाद का उदय, इस क्रांति ने राष्ट्रीय राज्य नेशनल स्टेट की अवधारणा को जन्म दिया। लोगों ने खुद को एक राजा की प्रजा के बजाय एक राष्ट्र के नागरिक के रूप में देखना शुरू किया। प्रासंगिकता, आज की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्रीय राज्यों की प्रभुता, संप्रभुता और राष्ट्रीय पहचान पर आधारित है। नंबर 5, सामाजिक और आर्थिक न्याय, क्रांति ने सामंती व्यवस्था का अंत किया और भूमि सुधार की दिशा में कदम बढ़ाए। प्रासंगिकता, समकालीन विश्व में कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट की अवधारणा जो गरीबी उन्मूलन और संसाधनों के समान वितरण पर जोर देती है, इसी क्रांति के क्रांतिकारी सामाजिक न्याय के विचारों से जुड़ी है। समकालीन प्रासंगिकता का सारांश विचार है आधुनिक उदाहरण अनुप्रयोग। तो विचार है समानता, स्वतंत्रता और समानता, भारतीय संविधान की प्रस्तावना और मौलिक अधिकार, संवैधानिक शासन, राजशाही का अंत और लिखित संविधानों का वैश्वीकरण, चलन और नागरिकता, प्रजा से नागरिक सिटीजन बनने की प्रक्रिया, प्रेस की आज़ादी, सूचना का अधिकार और मीडिया की स्वतंत्रता। अब है निष्कर्ष। फ्रांसीसी क्रांति ने जिन मूल्यों को जन्म दिया वे आज भी कार्य प्रगति पर हैं, वर्क इन प्रोग्रेशन की स्थिति में है। वर्तमान विश्व में जहाँ कहीं भी निरंकुशता, असमानता या मानवाधिकारों का हनन होता है, वहाँ फ्रांसीसी क्रांति की मशाल प्रेरणा का कार्य करती है। यह क्रांति समाप्त नहीं हुई है, बल्कि इसके आदर्श आज भी दुनिया भर के लोगों भर के आंदोलनों और संविधानों में जीवित हैं। विश्व के अपतटीय तेल भंडारों के विवरण का भौगोलिक स्पष्टीकरण दीजिए। वे तटवर्ती तेल भंडारों से किस प्रकार भिन्न हैं? विश्व में ऊर्जा की बढ़ती मांग ने तेल अन्वेषण को तटीय और दूर अपतटीय ऑफशोर क्षेत्रों की ओर धकेल दिया है। नंबर 1, अपतटीय तेल भंडार का भौगोलिक वितरण। विश्व के अधिकांश अपतटीय तेल भंडार महासागर, मग्न तट, कॉन्टिनेंटल शिफ्ट पर स्थित हैं। इनका वितरण निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों में है। नंबर 1, फारस की खाड़ी, पर्शियन गल्फ। यह विश्व का सबसे बड़ा अपतटीय तेल क्षेत्र है, जहां सऊदी अरब का सफनिया क्षेत्र दुनिया का सबसे बड़ा अपतटीय तेल क्षेत्र माना जाता है। मेक्सिको की खाड़ी, गल्फ और मेक्सिको संयुक्त राज्य
संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको के तट के पास स्थित यह क्षेत्र गहरे समुद्र खनन की तकनीक के लिए जाना जाता है। उत्तरी सागर, नॉर्थ सी, यूके और नॉर्वे के मध्य स्थित यह क्षेत्र यूरोप की ऊर्जा सुरक्षा का मुख्य आधार है। गिनी की खाड़ी, गल्फ ऑफ गुआनिया, पश्चिम अफ्रीका में नाइजीरिया और अंगोला के तटों पर स्थित महत्वपूर्ण भंडार, कैस्पियन सागर, कजाकिस्तान और अजरबैजान बाकू क्षेत्र के अपतटीय क्षेत्रों में विशाल भंडार मौजूद है। भारत का संदर्भ: भारत में उम्बाई हाई बेसिन और कृष्णा गोदावरी केजी बेसिन प्रमुख अपतटीय क्षेत्र हैं। भौगोलिक स्पष्टीकरण: ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन अपतटीय क्षेत्रों में तेल की उपस्थिति के प्रमुख भौगोलिक कारण हैं। मगन तट की भू संरचना: महाद्वीपीय मगन तटों पर अवसादी चट्टानों सेडिमेंट्री रॉक्स का जमाव अधिक होता है, जो तेल निर्माण के लिए आवश्यक है। जैविक निक्षेप: प्राचीन काल में समुद्रों में दबे सूक्ष्म जीवों और वनस्पतियों के अवशेष उच्च दाब और ताप के कारण हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित हो गए। साल्ट डोम्स: मेक्सिको की खाड़ी जैसे क्षेत्रों में नमक की संरचनाएं तेल को एक जगह जमा ट्रैप करने में मदद करती हैं। अपतटीय और तटवर्ती ऑनशोर तेल भंडारों में अंतर। विशेषता: तटवर्ती तेल भंडार ऑनशोर और अपतटीय तेल भंडार ऑफशोर। अवस्थिति: जो ऑनशोर की है वो स्थल भाग, रेगिस्तान मैदान और घाटी पे, और ऑफशोर की समुद्र के नीचे महासागरीय मगन तट पर स्थित है। फिर लागत: अन्वेषण और ड्रिलिंग की लागत तुलनात्मक रूप से कम होती है और ड्रिलिंग रिग्स और प्लेटफॉर्मों के कारण लागत अत्यधिक 4 से 5 गुना होती है। तकनीकी: सामान्य ड्रिलिंग तकनीकों का उपयोग होता है। उन्नत रोबोटिक्स, सब सी इंजीनियरिंग और गतिशीलता पोजीशनिंग की आवश्यकता होती है। परिवहन: पाइपलाइन और ट्रक द्वारा आसानी से परिवहन, जहाजों, टैंकर्स या समुद्री पाइपलाइनों पर निर्भरता। पर्यावरणीय जोखिम: रिसाव होने पर भूमि और स्थानीय जल स्रोत प्रभावित होते हैं। तेल रिसाव ऑयल स्पिल से समुद्री पारिस्थितिकी और जैव विविधता को भारी खतरा होता है। भंडार क्षमता: अधिकांश बड़े तटवर्ती भंडार अब पुराने और घटते हुए हैं। यह अभी भी विशाल और अनछुए अनडिस्कवर्ड भंडार मौजूद हैं। निष्कर्ष: भू राजनीतिक अस्थिरता और तटवर्तीय भंडारों की कमी के कारण भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा के लिए अपतटीय तेल भंडार अनिवार्य हैं। हालांकि गहरे समुद्री खनन में तकनीकी चुनौतियां और पर्यावरणीय प्रभाव, जैसे 2010 की डीपवाटर होराइजन आपदा, इसके प्रबंधन को जटिल बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14: स्थानीय और क्षेत्रीय योजना बनाने में जीआईएस और आरएस तकनीकों के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ड्रोन का प्रभावी ढंग से उपयोग कैसे किया जा सकता है। स्थानीय एवं क्षेत्रीय नियोजन में तकनीकी का एकीकरण। भौगोलिक सूचना प्रणाली जीआईएस और रिमोट सेंसिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई और ड्रोन को मिलाकर एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं जो नियोजन को डेटा संचालित और सटीक बनाता है। डेटा संग्रहण और मानचित्रण: आरएस और ड्रोन सटीक मानचित्रण ड्रोन के माध्यम से उच्च रिजोल्यूशन वाले ऑर्थोमोसेक मानचित्र तैयार किए जा सकते हैं जो उपग्रह चित्रों आरएस की तुलना में अधिक विस्तृत होते हैं। ये संपत्ति मानचित्रण और सीमा निर्धारण के लिए उपयोगी हैं। त्वरित निगरानी: रिमोट सेंसिंग बड़े क्षेत्रों में भूमि उपयोग परिवर्तन, लैंड यूज चेंजेस की निगरानी में मदद करता है, जबकि ड्रोन स्थानीय स्तर पर अवैध निर्माण या अतिक्रमण की पहचान करते हैं। 3D मॉडलिंग: ड्रोन आधारित लिडार तकनीकी का उपयोग करके शहरों का डिजिटल एलिवेशन मॉडल डीईएम बनाया जा सकता है, जो जल निकासी और बाढ़ प्रबंधन योजना में सहायक है। डेटा विश्लेषण और प्रबंधन: जीआईएस स्थानिक विश्लेषण जीआईएस विभिन्न डेटा लेयर्स जैसे जनसंख्या, परिवहन, जल स्रोत को एक साथ रखकर यह विश्लेषण करने में मदद करता है कि नया अस्पताल या स्कूल कहाँ स्थापित किया जाना चाहिए। संसाधन आवंटन: क्षेत्रीय स्तर पर संसाधन, बिजली, पानी, सड़क के वितरण का अनुकूलन करने के लिए जीआईएस एक विजुअलाइजेशन टूल के रूप में कार्य करता है। भविष्य कहने वाला विश्लेषण और स्वचालन: एआई पैटर्न पहचान एआई एल्गोरिदम पिछले डेटा का विश्लेषण करके भविष्य के शहरी विस्तार के रुझानों की भविष्यवाणी कर सकते हैं। यातायात और भीड़ प्रबंधन: एआई संचालित मॉडल वास्तविक समय के डेटा का विश्लेषण कर स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नलिंग और सार्वजनिक परिवहन मार्ग नियोजन रूट ऑप्टिमाइजेशन को बेहतर बनाते हैं। पर्यावरण सिमुलेशन: एआई के माध्यम से वायु गुणवत्ता या शहरी ताप द्वीप अर्बन हीट आइलैंड प्रभाव के भविष्य के परिदृश्यों का अनुकरण सिमुलेशन
किया जा सकता है। नंबर 4, एकीकृत उपयोग के प्रमुख क्षेत्र, एप्लीकेशन एरियाज, नियोजन का स्तर, नगर नियोजन, अर्बन तकनीकों का प्रभावी उपयोग, ड्रोन द्वारा मास्टर प्लान का सत्यापन और एआई स्मार्ट अपशिष्ट प्रबंधन, ग्रामीण विकास स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन मैपिंग और जीआईसी आधारित भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, रिमोट सेंसिंग द्वारा चक्रवात की चेतावनी और ड्रोन द्वारा आपदा पश्चात नुकसान का सटीक आकलन, पर्यावरण संरक्षण, एआई और रिमोट सेंसिंग के माध्यम से वांछनीय आदन में कमी और आर्द्र भूमि वेटलैंड्स के स्वास्थ्य की निगरानी। प्रभावी कार्यान्वयन के लाभ, पारदर्शिता और जवाबदेही, डिजिटल डेटा के कारण भ्रष्टाचार की संभावना कम होती है, लागत और समय की बचत, भौतिक सर्वेक्षण की तुलना में ये तकनीकें अधिक तीव्र और सस्ती हैं, समावेशी नियोजन, डेटा आधारित निर्णय, समाज के वंचित वर्गों की आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से पहचान सकते हैं। जो निष्कर्ष है इसका वो है गति शक्ति मास्टर प्लान और स्मार्ट सिटी मिशन इसके उत्कृष्ट उदाहरण हैं, जहां इन तकनीकी के माध्यम से मिशन इसके उत्कृष्ट उदाहरण जहां इन तकनीकों का संगम देखा जा सकता है। स्थानीय और क्षेत्रीय नियोजन में इन आधुनिक उपकरणों का प्रभावी उपयोग न केवल शासन को सुगम बनाया बल्कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति में भी सहायक होगा। बस आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट 5 क्वेश्चन नेक्स्ट उसमें करेंगे।